हेलो फ्रेंड। आज जो igneous पेट्रोलॉजी से ट्रेस इक्विलिब्रियम और यूनिक कंपोनेंट सिलिकेट सिस्टम को समझेंगे। मैं डॉक्टर विकास वर्णकर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। यहाँ हम बीएससी सेकंड ईयर जो न्यू सिलेबस है जियोलॉजी का, इसमें पेपर फर्स्ट पेट्रोलॉजी है। और इसमें जो सिस्टम फेज एंड कंपोनेंट प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेज इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिक कंपोनेंट मैग्मा या तंत्र प्रावस्था में घटक ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, एक घटकीय सिलिका, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ है फेस इक्विलिब्रियम के लिए। अ, जो फेस द फिजिकल स्टेट इन विच द मटेरियल कैन एग्जिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस if the physical state and chemical composition of a physical substance is the same in both. It consists of only one phase. Many materials have more than one phase separated from each other and separated by boundaries. प्रावस्था संतुलन, भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ मौजूद हो सकते हैं वह ठोस, तरल और गैस है। यदि किसी भौतिक पदार्थ की भौतिक स्थिति और रासायनिक संरचना दोनों में समान है तो इसमें केवल एक प्रावस्था होता है। कई पदार्थों में एक से अधिक प्रावस्था होती है, एक दूसरे से सीमाओं से अलग होते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ तक हम लोग जो जानते हैं वह तीन प्रकार की अवस्थाएं हमेशा किसी भी अ, जो मैटर है उसमें देखने मिलता है। जो इसके जो एक तो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन अवस्थाएं ही सबसे ज़्यादा हम देखते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ, जैसे अपन H2O की बात करें, जल की, तो वह या तो वाष्प के रूप में मिलेगा या लिक्विड में जल के रूप में। और दूसरा है, जो तीसरा इसमें है सॉलिड फेस में ना, जब यह होता है तो ये एक आइस क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरीके से और भी जो मिनरल्स हैं, जो इसके कंपोनेंट हैं, ये दो तीन अवस्थाओं में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कई बार हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सॉलिड है तो वो सॉलिड में भी जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हुए वो अलग अलग जो उसकी कंपोजिशन सेम होते हुए भी वो पॉलीमॉर्फिज्म में वो हम लोगों को मिलता है, जिसे सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये समझने के लिए कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये कैसे जो अर्थ का जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस, क्रस्ट, मेंटल वगैरह जो पृथ्वी का, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक उनपे मिलने वाले चट्टानों का या लिक्विड फॉर्म में मिलने वाले लावा या मैग्मा, इनके ऊपर अध्ययन करना पड़ता है। और इन्हीं से हम ये पेट्रोलॉजी का अध्ययन करके ही इसको समझ सकते हैं। तो ये मैग्मा लावा होता क्या है? ये मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं मैग्मा जो। मैग्मा इज अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम इन विच सम कंपोनेंट्स हैव मोर देन अदर कंपोनेंट्स। इसमें एक या एक से अधिक बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं। Most of the rocks have three, four or five major components. ये तीन, चार या पांच से भी अधिक इसमें जो कंपोनेंट्स या प्रमुख घटक हो सकते हैं। Unicomponent rocks are extremely rare and the presence of bicomponent rocks is unusually. यहाँ पर जो यूनिकम्पोनेंट रॉक जो है वो अक्सर हम लोगों को देखने मिलता है।
यानी बहुत ही दुर्लभ है, जिसको देखने में ये बहुत ही रेयरली मिलने वाले जो होते हैं यूनिकॉम्बिनेंट रॉक, जो एक ही संगठन से बने हुए जो चट्टानें हैं वो, और द्विघट की चट्टानों की उपस्थिति असामान्य है, ये मिलते ही जो है रहते हैं। यहाँ हम एक और चीज थोड़ा इस पर ध्यान दे सकते हैं कि ये अ, जो मैग्मा होते हैं इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स जो मिनरल के होते हैं, जो कि पिघले हुए अवस्थाओं में होते हैं, और धीरे धीरे यही क्रिस्टलित होते हुए अलग अलग क्रिस्टल से मिलते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल बनाते हैं। और इनका अध्ययन करना है तो इसको स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे मिनिमम से मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हुए इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंगल मिनरल है पहले उनको मेल्ट करके उसका मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं, फिर उन्हीं का फिर से ठंडा करते हुए क्रिस्टलाइजेशन होता है, और उसके कितने इसमें जो चेंजेस आते हैं क्या है वो देखा जाता है। और ये यूनी कंपोनेंट में खास चीज़ ये है कि ये प्रेशर, टेम्परेचर और इनके साथ में इसका कोरिलेट करते हुए देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो टाइमिंग है, कितने समय तक के लिए कंटिन्यू उसमें प्रेशर या टेम्परेचर वो इसमें अप्लाई किया जा रहा है, ये भी हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये एक इन चीज़ों के भी चेंज होने से सेम कंपोजिशन होने के बाद भी ये बहुत सारी इसमें जो चेंजेस हम लोगों को देखने मिलते हैं, तो उनको भी यहाँ पर समझने के लिए अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले हम एक यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। जैसे टर्मिनोलॉजी जो शब्द यूज होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, जो पेट्रोलॉजी में पहले वो समझ लेते हैं ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। पहला है लिक्विडस। लिक्विडस एक सिंपल ये एक इमेजिनरी लाइंस है, जो कि एक ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है। इन ग्राफ में जो दो अलग अलग सेपरेट करने वाली जो लाइंस होती हैं, जो उनकी फेसेस को, उनकी अवस्था को, उसको अवस्था कह सकते हैं। द टेम्परेचर above which a mineral assemblage is entirely liquid, तो जिस लाइन के above साइड में वो लिक्विड अवस्था में मिलती है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और जो मिनरल मेल्ट फॉर्म में मिलेगा, तो उस लाइन को हम लोग यहाँ लिक्विडस के नाम से जानते हैं। सेम वैसे ही ये सॉलिडस जो होता है, ये टेम्परेचर जो बिलो हो जाता है, जहाँ से सारे असेंबलेज जो है इंटायरली क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे। सॉरी। उसके बाद ये सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में होता है ये कि द सब्सटेंस substitutions of one ion for another in a crystal lattice with no change in structure, that is the composition of minerals in the series varies continuously between the two and members। यहाँ जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है ये एक ही कंपोजिशन का ना होते हुए, उसकी आकृति तो भले ही एक ही होती है, पर इसमें जो फॉर्म है एक होने के अलावा इसके जो कंपोजिशन में इसका जो परसेंट वाइज उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे कंडीशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक होता है यूटेक्टिक, जिसको गलन क्रांतिक के नाम से जानते हैं। गलन क्रांतिक में डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ मेट्रिक मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट टू सब्सटेंसेस विच हैव क्रिस्टलाइज्ड साइमल्टेनियसली। ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पर जितने भी फेसेस हैं वो एक के साथ उस समय क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी अवस्था जहाँ पर वो एक साथ पूरे उसका जो कंडीशन है, जितने भी फेजेस हैं वहाँ मिलते हैं, उसे हम यूटेक्टिक, उसको पॉइंट के नाम से गलन क्रांतिक कहते हैं, बिंदु के नाम से। इसके बाद एक है आइसोबेरिक या समदाब रेखी। आइसोबेरिक में है कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट और इक्वल प्रेशर एंड आइसोबेरिक प्रोसेसेस। जब किसी भी घटना जब क्रिस्टलाइज हो रही है उस समय अगर हम किसी समय में अगर उसके दाब को एक बराबर उसको वहीं के वहीं मेंटेन करके रखते हैं, और उस समय जो जो बनने वाली जो स्थिति होती है मिनरल की, उसे आइसोबेरिक कंडीशन कहते हैं, और उस रेखा को आइसोबेरिक लाइन या समदाब रेखी कहते हैं।
Isoplates are isolines, a line joining points of equal abundance. ये ऐसी लाइन होती है आइसोप्लेट या आइसोलाइन जिसपे अ, उस पूरे लाइन पे उसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा रहेगा। ये दो अलग अलग फेसेस को बीच से डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है इसीलिए हम आइसोलाइन या आइसोप्लेट के नाम से जानते हैं। आइसोप्लेट में कुछ खास जो और बिंदु हैं जो सब पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। यहाँ आइसोप्लेट लाइन जो है इसमें इनवेरिएंट मिक्सचर या यूनिवेरिएंट एक चर या बाईवेरिएंट बी चर, इस तरीके से इसमें हम लोगों को जो आइसोप्लेट या आइसोलाइन उसके सब पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अंतर्गत ही हम ये तीन या इससे अधिक और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें और कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सबसे पहले इनवेरिएंट क्या है। इनवेरिएंट ऐसा कंडीशन है जब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इनवेरिएंट f इज इक्वल टू जीरो। f इज अ फ्रीडम ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको ये बताता है जो कि यहाँ इसमें जीरो है। तो ये फेज डायग्राम जो जब उसके फेस जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ एक ऐसे ही सिंपल हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो स्थितियाँ यहाँ काम कर रही हैं जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कर्सर अभी दिखा रहे हैं आपको, जो इनवेरिएंट के लिए दिखा रहा है एरो से सेंटर में जो तीनों लाइन के सेंटर पॉइंट है। तो ये पॉइंट एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ए बी और सी तीन कंपोनेंट जो तीन घटक हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर एक साथ वहाँ हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम देखें कि इसमें से प्रेशर या टेम्परेचर किसी भी एक चीज़ों को या दोनों को या किसी भी एक को हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो अगर यहाँ हम देखें कि ये एक्स और वाई एक्सिस है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया है, तो एक को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके कारण ये जो फेस है जहाँ पर तीनों जो घटक है संघटक या कंपोनेंट जो है वो मिल रहे थे वो यहाँ पर हल्के से भी किसी भी चेंजेस में प्रेशर टेम्परेचर की वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो अपनी जगह से हट जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जीरो रहेगा तो इनवेरिएंट बोलते हैं, जिसमें ना प्रेशर और टेम्परेचर इनको जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और ना ही इसके कंपोजिशन। तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से इसके कंपोजिशन में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे नेक्स्ट जो एक कंडीशन है यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट में क्या है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दो कंपोनेंट हैं इस लाइन के, जो यहाँ पर आइसोप्लेट ऑफ आइसोलाइन जो दिखा रहे हैं, जो कि वर्टिकल लाइन जो यहाँ शो कर रही है जिसमें ए और सी का जो मार्जिन है बाउंड्री है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर को थोड़ा भी चेंज करते हैं तो टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से, अगर एक चीज़ों को हम चेंज करते हैं तो दूसरे को उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ ए और बी के बीच में जो एक है आइसोप्लेट लाइन, आइसोलाइन या आइसोप्लेट, वैसे ही सी और बी कंपोनेंट के बीच में है। तो ये तीनों जो अलग अलग यहाँ कंपोनेंट के जो आइसोप्लेट लाइन है इनको मेंटेन करने के लिए एक अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे को मेंटेन करके उसको हम लोग फिर से वही अवस्था में ला सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा बाई वेरिएंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टोटली किसी एक फेस पर है। यहाँ जैसे सी है उस पे है बाई वेरिएंट जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है। तो यहाँ आप प्रेशर कंपोजिशन तो एक मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत हद तक चेंज करते हैं तो भी ये उसी कंपोजिशन में मिलने का इसमें चांस बहुत हद तक है। बहुत अधिक वेरिएशन अगर प्रेशर या टेम्परेचर में किया जाए तब ही इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत हद तक के ये अपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको टू तक के मेंटेन कर सकते हैं।
अ, यहाँ हम अब फेस रूल या प्रावस्था नियम के बारे में चर्चा करेंगे। फेस रूल आखिर है क्या और इसमें क्या-क्या जो खास बातें हैं उसको इसमें हम देखेंगे। फेस रूल generalizations was given by J.W. Gibbs in 1874 and further studied by H.W.B. Roux 1884। प्रावस्था नियम का सामान्यीकरण जे.डब्ल्यू गिब्स द्वारा सन 1874 में दिया गया था तथा आगे H.W.B. Roux द्वारा सन 1884 में उनका और भी अधिक गहराई से अध्ययन किया गया। The relationship between temperature, pressure, component and phase can be described by phase rule। तापमान, दबाव घटक और प्रावस्थाओं के बीच के संबंध को प्रावस्था नियम द्वारा वर्णित किया जा सकता है या जाना जा सकता है। इनके आपस में जो संबंध है, जो तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी कंपोजिशन और उनकी जो फेज की जो अवस्थाएं हैं, उसके जो कितने प्रावस्थाओं में मिल सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉलिड सॉल्यूशन एक्सेट्रा, के बारे में हम जान सकते हैं। Also by this rule, the number of phases present simultaneously in any body can also be determined। साथ ही इस नियम से किसी भी निकाय में एक साथ मौजूद प्रावस्थाओं की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है। किसी भी जब जो प्रावस्था है इसमें इस नियम के थ्रू तो कितने प्रावस्थाएं इसमें मिल सकती हैं वो भी इसमें जाना जा सकता है। On the basis of this, it can also be known whether the mineral in the rock is in equilibrium or not। इसके आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि कोई शैल में खनिज संतुलन में है या नहीं। फेज रूल जो है उसका जो फार्मूला यहाँ हम देख सकते हैं, इसे F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, इस फार्मूला से इसको प्रतिपादित किया गया है गिब्स और इनके द्वारा, रूल के द्वारा। और इसमें जो F है ये प्रावस्थाओं की संख्या को बताता है। P जो है घटकों की संख्या, इसमें कितने कंपोजिशन या कंपोनेंट जो है वो है। P जो है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कह सकते हैं। और इसमें प्लस टू ये इसके साथ में रखा जाता है, वेयर P इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेसेस, P इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड F इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। The number of degree of freedom is the number of variable। यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या चरों जो ताप दाब और घटकों की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करती है की संख्या है, जो वर्तमान में मौजूद अवस्थाओं की संख्या में बदलाव किए बिना स्वतंत्र रूप से भिन्न हो सकती है। यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट का कंसंट्रेशन है इसको भी इसमें देखते हैं। That can be independently varied without altering the number of phases present। तो कितने जो फेसेस हैं किसी भी मिनरल के जो क्रिस्टलाइज होने में वो वो रखा जाता है। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं क्या है कि कहाँ होता है कैसे होता है, ये एक मन में हमेशा एक प्रश्न उत्पन्न होते रहता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हाँ जो फर्नेस है फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फर्नेस बनाया जाता है वो आखिर होता कैसे है, किस टाइप से इसमें प्रेशर टेम्परेचर ये सब मेंटेन किया जाता है और उसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा चैम्बर है जिसमें फर्नेस है कह सकते हैं, जिसमें ये अलग अलग इसमें मटेरियल्स इसको लेते हुए बनते हैं जो उसको थर्मल
जो मेंटेन करके रख सकते टेम्परेचर को। और सिरेमिक के जो पॉट होते हैं उसके बीच में ये रखा जाता है उसको उसको हीट करने के लिए। और जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन है जिसको इसमें रखा जाता है, जो पिस्टन से प्रेशर डेवलप किया जाता है और उसको मेंटेन करके रखा जाता है। और ये फर्नेस जो है, जहाँ वात्या भट्टी जो अपन कह सकते हैं, जहाँ इसे मेल्ट किया जाता है, उसका टेम्परेचर उसको कंटिन्यू उसको उसमें नज़र रखी जाती है थर्मोकपल लीड्स के द्वारा। और ऊपर से कैप से उसको ढक के 800 टन रैम इसके अलग से प्रेशर डेवलप किया जाता है। और ये सब करने के लिए फिर एक जो पिस्टन होता है उसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें जो टैंक होता है वो फिल किया जाता है ताकि उसमें जो टेम्परेचर तो मेंटेन रह सके। यहाँ एक साइड में हम देख सकते हैं जो कर्सर दिख रहा है, ये इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर तक के ही बहुत मुश्किल से रहता है। 150 जो 1 सेंटीमीटर है जिसमें प्रेशर डेवलप किया जाता है। और बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में यहाँ पर किसी भी मिनरल को मेल्ट करके देखा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मेल्ट करने के बाद कुछ समय के बाद इसे ओपन करके इसमें जो भी क्रिस्टलाइज हुए जो मिनरल है उसको 3 सेक्शन बना के उसको पेट्रोग्राफिक स्टडी और इस तरीके से स्टडी किया जाता है जिससे वो किस तरह के टेक्सचर और स्ट्रक्चर या कौन सा क्रिस्टल का जो लेटिस या क्या उसमें जो ग्रोथ हुए हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इस जैसे यूनी कंपोनेंट अगर किसी मिनरल को लेके यहाँ चला जाता है तो उसके लिए भी अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी कंपोनेंट के लिए। उसी एक ही कंपोनेंट के लिए बार बार उसमें कभी प्रेशर को कभी टेम्परेचर को मेंटेन करके कभी दोनों में चेंजेस करके और सारे जो इसके जो अलग अलग पेट्रोग्राफिक स्टडी करके जो उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है उसे ही हम यहाँ जो यूनी कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट जो ग्राफ्स हैं या ट्राई कंपोनेंट्स हैं इसमें ये प्लॉट करके उसको समझा जाता है। आगे अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो किसी भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा यहाँ जो हम मेल्ट कर रहे हैं उन्हीं को है हम यहाँ देख रहे हैं। यह 3 तरीके से इसको स्टडी किया जाता है। यूनी कंपोनेंट जिसमें एक ही मिनरल को मेल्ट करके देखा जाता है और उसके अलग अलग जो जो कंडीशन उसको मेंटेन किया जाता है उससे ये निकाला जाता है यूनी कंपोनेंट या एक घटकीय मैग्मा का संघटन इसके नाम से जाना जाता है। बाई कंपोनेंट में यहाँ पर दो अलग अलग मिनरल्स जो हैं उनको लेके चला जाता है। इसमें भी बहुत सारे कंडीशन हैं जो मिक्स होने वाले नहीं मिक्स होने वाले जो आगे हम लोग देखेंगे। और तीसरा कंडीशन है ट्राई या ट्राई कंपोनेंट। इसमें 3 मिनरल को लेके या त्रिघटकीय मैग्मा का संगठन जो है उसको उसमें स्टडी किया जाता है। अभी हम सिर्फ यहाँ यूनी कंपोनेंट मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बाई कंपोनेंट और ट्राई कंपोनेंट या थ्री कंपोनेंट मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन को अध्ययन करेंगे। यहाँ हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा में यूनी कंपोनेंट जो क्रिस्टलाइजेशन है उसको देखेंगे। अ, यहाँ तो वैसे इतने सारे जो मिनरल्स हैं सारे मिनरल को मेल्ट करके उसके बारे में स्टडी किया गया है। लेकिन यहाँ जो खास जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो समझने के लिए जो यहाँ हम देखेंगे इसमें है एक सिंपल H2O जो जल या हाइड्रो उसके ऊपर स्टडी करेंगे उसके स्टेट्स के ऊपर। और सेकंड में देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है उसके पॉलीमर्स जो है उनका स्टडी करेंगे नेक्स्ट में, जिसमें उसके जो कंपोजिशन जो है वो तो एक ही है लेकिन अलग अलग वो फॉर्म में मिलेंगे। और
तीसरा जो है SiO2 सिलिका जो क्वार्ट्ज में उसके ऊपर स्टडी है, वो उनके अलग अलग फेजेस के ऊपर हम लोग यहाँ देखेंगे कि उनका क्रिस्टलाइजेशन यूनिक कंपोनेंट में कैसे होता है। यहाँ हम फेज डायग्राम जो जल के लिए या वाटर के लिए देख सकते हैं, ये तीन अवस्थाओं में मिलता है। एक होता है ये सॉलिड, अगर ये बहुत ही इसका टेम्परेचर डाउन है तो ये सॉलिड अवस्था में मिल सकती है। उसके बाद है दूसरा लिक्विड, उसी से जब ये मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर के जब बढ़ जाने से ये लिक्विड अवस्था में भी आ सकती है। और इसके साथ ही ये और ज़्यादा टेम्परेचर इसमें बढ़ जाए या और किसी कंडीशन से ये अगर प्रेशर टेम्परेचर, तो तीन फेजेस में ये हम लोगों को देखने मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर जो इनवेरिएंट कंडीशन है, यहाँ पर इनवेरिएंट कंडीशन में यहाँ देख सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है, तीन अलग अलग यहाँ पर कर्व मिल रही है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई और एक पॉजिटिव इंक्रीज दिखाते हुए जो पॉजिटिव स्लोप है वो, और तीसरा यहाँ से एक रिवर्स की तरफ आते हुए ये जो तीन कर्व यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में है पहला जो, दूसरा है सॉलिड और गैस के बीच में, और तीसरा जो कर्व है लिक्विड और गैस के बीच में। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनवेरिएंट जो कंडीशन होता है, इस जगह में हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे जहाँ ट्रिपल पॉइंट लिखा हुआ है, इस ट्रिपल पॉइंट पे अगर हम थोड़ा भी, जो ये कंडीशन है यहाँ पर जो प्रेशर है, जो किलो पास्कल में जो 517.16 जो कंडीशन है वहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ जो टेम्परेचर है केल्विन में ये 216.8। तो ये दोनों कंडीशन को यहाँ मेंटेन करके रखा जाए, तब ये ऐसा कंडीशन आता है कि यहाँ सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं जो तीनों फेजेज है यहाँ पर मिलती हैं। अगर इसमें से थोड़ा भी प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो ये इसका जो जो कंपोजिशन है वो तुरंत चेंज हो जाता है। मतलब एक भी अगर इसमें से डिस्टर्ब होता है, या तो ये इसकी कंपोजिशन कंपोजिशन तो खैर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर यहाँ डिपेंड करना है, तो प्रेशर चेंज करने से टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज कर टेम्परेचर वही होने पर भी ये तीनों अवस्थाओं को यहाँ नहीं शो कर सकता। तो जो जो फेज रूल है उसके हिसाब से यहाँ तीन अगर फेज रखे जाए, जो यहाँ अगर हम बैक साइड में जाके देखें, यहाँ ये जो फार्मूला है, तो यहाँ हमारे पास जो कंपोजिशन है, तो जो कंपोजिशन तो सिंगल है और उसके जो फेजेस हैं यहाँ थ्री हैं और प्लस टू। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वन प्लस टू ये थ्री है, ये जो सी है जो नंबर ऑफ कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट H2O, यहाँ पर प्लस टू हो गया, ये दोनों मिलकर ये थ्री हो गया, और यहाँ तीन फेसेस हैं तो वो तीनों फेस, तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू यहाँ जीरो है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम लोगों को इस कंडीशन पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सेंटर पॉइंट है वहाँ एक को भी डिस्टर्ब करने से ये जीरो हो जाएगा, और उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो जीरो होने के कारण इसको इनवेरिएंट कह सकते हैं, ये किसी भी दिशा में इसका जो वेरिएशन वो नहीं शो कर सकते। नेक्स्ट यहाँ तीन अवस्थाएं फिर आगे हम देखेंगे, इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फिर वापस हम यहाँ आकर देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ तीन कंडीशन, यहाँ हम जो बात कर रहे थे H2O के लिए, द सिस्टम इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ H2O, जो पूरे जो कंडीशन यहाँ H2O कंपोजिशन के ही है। तो
देयर इज ओनली वन कंपोनेंट प्रेजेंट, तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे तीनों सिस्टम के लिए है। द थ्री फेसेस प्रेजेंट ऑफ मैटर, और ये H2O के लिए तीन फेसेस हमको यहाँ देखने मिल रहे हैं, जो कि है लिक्विड वाटर में, सॉलिड आइस फॉर्म में, एंड वेपर जो है स्टीम के फॉर्म पे। तो जहाँ पहले ही हम ये बात कर चुके थे, तीसरा फिर देखेंगे, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑन दिस डायग्राम वेयर ऑल थ्री फेसेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जो सेंटर पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो एक केवल और केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पर ये तीनों कंडीशन को, तीनों फेजेस को वहाँ पर वो मेंटेन करके रख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज एन इनवेरिएंट पॉइंट, इसी को हम इनवेरिएंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर यूनिक यूनिकली स्पेसिफाइड, देयर आर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें केवल एक ही पॉइंट को लेके चल सकते हैं, जो प्रेशर और टेम्परेचर, उस पर कोई भी चेंजेस हम प्रेशर या टेम्परेचर में नहीं कर सकते, इसलिए इसे इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ 0 आ रहा है। नेक्स्ट में है, ईच ऑफ द कर्व प्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन that describe a phase transformation solid to liquid, जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो चेंज होता है वो पॉइंट, जो कि मेल्ट और क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। लिक्विड टू वेपर, बॉइलिंग टू कंडेंसेशन, सॉलिड टू वेपर, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ये तीन कंडीशन में हम लोगों को देखने मिलेगा। जो नेक्स्ट में है, देयर आर थ्री यूनिवेरिएंट कर्व अराउंड द इनवेरिएंट पॉइंट। यहाँ हम वापस आकर के देख सकते हैं कि ये जो तीन लाइन है, यही यूनिवेरिएंट लाइंस हैं, जिसमें हम लोगों को इनवेरिएंट पॉइंट्स मिलेंगे, जो इनवेरिएंट पॉइंट के तीनों तरफ जाते हैं। देयर इज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम along each of the univariant curves। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल एक ही मिलेगा, जहाँ वी कैन इंडिपेंडेंटली चेंज आइदर टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम यहाँ टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में से किसी एक को भी चेंज करते हैं, तो साथ ही साथ हमको जैसे टेम्परेचर चेंज किए तो प्रेशर को उसके हिसाब से मेंटेन करके इस यूनिवेरिएंट कर्व में उस दोनों ऑफ फेसेस को मेंटेन किया जा सकता है। या अगर प्रेशर को करते हैं तो टेम्परेचर को उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब एक को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वन या यूनिवेरिएंट कह सकते हैं। Coexisting phase along the curve, the second variable must change by a corresponding fixed amount. Next condition है, there are three distinct areas where only ice, liquid और vapor exist। यहाँ जो बात किया जा रहा है कि एक तीन मेन जो फेजेस हैं, यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीन ऐसी फेजेस हैं या अवस्थाएं हैं जिसपे हम लोगों को तीनों अवस्थाएं जो है देर आर डाइवेरियंट फील्ड, जो कि यहाँ दो अवस्थाओं में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। दो प्रेशर या टेम्परेचर जो उसके अवस्था है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। दे आर बोथ फ्री टू चेंज विद इन दिस फील्ड एंड यू विल स्टिल हैव ओनली वन फेज। और ऐसे करने पर भी हमें एक ही फेज जो है वो हमेशा वो हम लोगों को प्राप्त होगा। A bit hotter or colder or composed of expanded but still the same phases। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ किसी पॉइंट में हम बात करें, तो उस पॉइंट में अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कुछ हद तक के चेंज कर सकते हैं। सॉलिड के पास में अगर बात करें तो यहाँ प्रेशर को यहाँ से यहाँ तक के चेंज किया जा सकता है और टेम्परेचर मेंटेन करके। अगर यहाँ टेम्परेचर को भी थोड़ा चेंज किया जा सकता है
फिर भी इस फेज तक, ये यूनिवेरिएंट लाइन है, उस तक के आते तक इसमें बहुत सारे चेंजेस प्रेशर और टेम्परेचर में किया जा सकता है, और साथ ही उसके जो कंपोजिशन है वो एज इट इज़ वहाँ या स्टिल हम लोगों को जो मिल सकता है। अगर वो सॉलिड फेस में है तो सॉलिड ही फेस में हम लोगों को प्राप्त हो सकता है, इसके प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हुए। वैसे ही यहाँ लिक्विड है, तो यहाँ पर एक कंडीशन, जैसे यहाँ प्रेशर इतना 6787 तक, और टेम्परेचर इनके बीच में रखा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक। और प्रेशर टेम्परेचर में बहुत हद तक चेंजेस करके इस इस फेस पे पॉइंट, लिक्विड फेस पे पॉइंट, किसी अगर सेंटर पॉइंट पे हो तो उसे मेंटेन रखा जा सकता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से भी मेंटेन रह सकती है। और वैसे ही यहाँ गैस है, तो यहाँ इनके बीच में भी चेंजेस को बहुत हद तक के रखा जा सकता है। इसमें फिर देख सकते हैं द एंड ऑफ द बॉइलिंग कर्व, जैसे ही ये जो बॉइलिंग कर्व है वो उसके अंतिम बिंदु के तरफ हम जहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये लास्ट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ जो टेम्परेचर है और प्रेशर एक हद तक उसको बहुत हाई कंडीशन में अपन रख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसे केवल और केवल हम गैसेस फॉर्म पे या वेपर फॉर्म पे ही इसको हम जो H2O है उसको उस अवस्था में भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि सेपरेटिंग द लिक्विड टू प्रेशर वेपर ट्रांजिशन is called the critical point. This is a particularly interesting part of the phase diagram because beyond this region, the physicochemical properties of water and steam converge to the point where they are identical. Thus, beyond the critical point, we refer to this single phase as a supercritical fluid. यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी हमको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ हम एक और जो प्रावस्था है यूनि कंपोनेंट के लिए, उसमें देख रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम सिलिकेट जो L2SiO5 जिसका फार्मूला है, उसको यहाँ देख रहे हैं। ये सॉलिड सोल्यूशन का जो थ्री फेज जो है मिलने वाले जो कंडीशन है इस मिनरल में, एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO5 को L2SiO5, इसमें जो सॉलिड, इसमें भी हम लोगों को अलग अलग फेजेस में मिल सकते हैं। यहाँ जैसे हम पिछले इसमें देखे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलता था, पर यहाँ वो क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल रहे हैं, और इसलिए इसे भी इसमें देखना एक जरूरी है इसको समझने के लिए। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म पे हम लोगों को ये तीन अलग अवस्थाओं पे मिल रहा है, जबकि लिक्विड और गैस यहाँ पर नहीं होने के बाद भी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का फॉर्म है। इसमें नेक्स्ट हम स्लाइड से इसको देखते हुए समझ सकते हैं। द एंटायर सिस्टम इज डिफाइंड बाय वन कंपोनेंट L2SiO5। तो पूरी जो कंपोजिट जो फेजेस है, जो सिस्टम है, वो L2SiO5 है। देयर आर थ्री सॉलिड फेसेस शोन इन दिस डायग्राम। इसमें तीन सॉलिड फेसेस हैं, तीनों के तीनों सॉलिड फॉर्म में फेसेस में मिल रहे हैं, न कि लिक्विड और गैस। और ये सारे के सारे पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, एक दूसरे के कंपोजिशन तो एक ही शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो क्रिस्टल के जो लेटिस है, आकार है, वो चेंज है इसमें। इन दिस डायग्राम हैव ओनली वन प्लेस where all three phases can coexist in equilibrium. The invariant point at 3.8 kb kilobar and 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ जो है जिसका जो प्रेशर 3.8 किलोबार और जो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यही वो पॉइंट है जिस पर हम ये तीनों फेसेस जो सॉलिड सॉल्यूशन के तीनों फेसेस जो हैं वो हम देख सकते हैं।
दिस पॉइंट देर आर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि इसमें से प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज किया जाए, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा भी चेंज, 1 डिग्री भी कम करती है या बढ़ाती है, वैसे ही प्रेशर, उसको भी अगर हम थोड़ा भी कम ज़्यादा करते हैं तो इसमें पूरे जो जो तीनों फेसेस जो है एक साथ जो मिलने की अवस्था है वो हट जाएगी, या हमको वो नहीं प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट में देयर आर 3 यूनिवेरिएंट रिएक्शन ऑन दिस डायग्राम, फेज ट्रांजिशंस, एंडलुसाइट, इल्यूमिनाइट। जो 3 यूनिवेरिएंट जो कर्व है वो यहाँ पर एंडलुसाइट और सिलिमिनाइट के बीच में है। एंडलुसाइट कैनाइट, और वैसे ही कैनाइट और सिलिमिनाइट के बीच में हम लोगों को देखने मिल रहा है। यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये कैनाइट और एंडलुसाइट के बीच में ये वाला जो कर्व है, वैसे ही कैनाइट और सिलिमिनाइट के बीच में यहाँ से जो यहाँ तक का, और एंडलुसाइट और सिलिमिनाइट में ये सेंटर जो पॉइंट है, और वहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 3 अलग अलग हम लोगों को जो यूनिवेरिएंट कर्व मिल रहे हैं जो रिएक्शन में, जहाँ दो फेसेस एक साथ हम लोगों को यहाँ देखने मिल सकता है। इन दिस reactions, either pressure or temperature can be changed independently, but for the balanced state of the system equilibrium, the other variable must change by a fixed amount to maintain the assemblage on the univariant curve. So there is 1 डिग्री of freedom. तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, और ये यूनिवेरिएंट जो कर्व शो करता है, 3 यहाँ पर यूनिवेरिएंट कर्व है, जो कि अगर हम किसी भी प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ 0.6 में प्रेशर यहाँ शो कर रहा है, उसके हिसाब से जो भी यहाँ टेम्परेचर होगा, तो इस कंडीशन में हम लोगों को दो फेजेस जो है कैनाइट और सिलिमिनाइट के मिल रहे हैं, वही हमको प्राप्त करना होगा। तो जैसे 0.8 में अगर हम गए प्रेशर, 0.8 प्रेशर जो अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं या मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव की तरफ चले जाएंगे। वही 0.6 में भी हम लोगों को वही कंडीशन था। कुल मिला के हम इस पूरे लाइन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब एक तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो दूसरे को उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। और लास्ट में इसमें हम देख सकते हैं जो पांचवा पॉइंट है, देयर आर 3 डाइवेरिएंट फील्ड in which only a single mineral phase is stable. Within this field, pressure and temperature may be changed independently without changing the state of the system. So there are 2 डिग्री of freedom. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक कंडीशन था हमारे पास, यहाँ जिस पर प्रेशर और टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता था। दूसरा है ये वाले जो लाइन है, और जो यूनिवेरिएंट लाइन कहलाता है, या यहाँ पर हम एक प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन है कि अगर हमारा कोई जो कंपोजिशन का जिस जगह पे, अगर यहाँ या इस जगह पे या यहाँ, ये 3 ऐसे कंडीशन पे हम जब देख सकते हैं, 1, 2 और ये 3 ऐसे कंडीशन है जहाँ पर हम, अगर ये जैसे प्रेशर यहाँ से यहाँ तक का और टेम्परेचर जो है ये लाइन को अगर मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर को राइज करते हैं, मतलब 0.8 तक ले आए, तो टेम्परेचर यहाँ पर इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंपोजिशन कैनाइट का था, यहाँ भी हम लोगों को कैनाइट का ही कंपोजिशन मिलेगा। सेम वैसे ही यहाँ अगर 0.6 और कम कर देते हैं,
तो यहाँ पर भी हमको वही कंपोजिशन जो कैनाइट का है वो मिलेगा। मतलब हम प्रेशर चेंज किए जा रहे हैं और कंपोजिशन हम लोगों को वही मिल रहा है। और कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आ रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है प्रेशर को चेंज करने से। अगर हम सिर्फ अब यहाँ देखते हैं कि ये 500 टेम्परेचर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ से देख सकते हैं कि ये येलो लाइन जो है ये प्रेस टेम्परेचर है। इसको हम यहाँ से पॉइंट 6 तक का देखते हैं। इस पॉइंट पे कैनाइट है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने से हम लोग जो प्रेशर और टेम्परेचर 0.6 और 500 के बीच में कैनाइट के कंपोजिशन मिल रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को अब यहाँ देख सकते हैं कि 450 तक के लेके चलते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट पे भी हम 0.6 प्रेशर को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है हमको, और यानी उसी पे ही ये मेंटेन रह सकता है कैनाइट के कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ हम लोगों के पास पॉसिबिलिटीज जो रहती है, दो चीज़ों को हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन वो वही रहेगा। जैसे ही हम यहाँ प्रेशर या टेम्परेचर को क्रॉस एक बार रेज करते हुए अगर इस यूनिवेरिएंट लाइन पे अगर आ जाते हैं, तब यहाँ उसको क्रॉस करने के बाद फिर ये कंडीशन जो है सिलिमिनाइट की तरफ चले जाएगा। तो इस यूनिवेरिएंट कर्व को बिना क्रॉस किए हम बहुत हद तक के यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है। इसी तरीके से अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फेज डायग्राम है सिलिका का SiO2 का क्वार्ट्ज का, तो ये क्वार्ट्ज जो है इसमें सिलिका सिलिका के लिए अब यहाँ देखेंगे कि यह 6 फेसेस में हम लोगों को मिलता है, जिसमें से 6 सॉलिड के पॉलीमॉर्फ्स हैं सॉलिड कंडीशन में, और एक जो है उसके मेल्ट फॉर्म में है। तो ये जो लिक्विड यहाँ पर दिखा रहे हैं ये लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को 6 अलग अलग जो है सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। मतलब एक यहाँ देख सकते हैं जो एक कंडीशन है यहाँ क्राइसोबेलाइट, जो कि बीटा क्वार्ट्ज से लगा हुआ और लिक्विड के साथ में लगा हुआ है। और एक है ट्रीडाइमाइट। ट्राइडाइमाइट में हम देख सकते हैं कि दूसरा जो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म पे है, तीसरा है बीटा क्वार्ट्ज, चौथा है अल्फा क्वार्ट्ज, पांचवा जो है क्वासाइट, और छठवां जो है स्टीशोवाइट। ऐसे 6 सॉलिड फेसेस जो पॉलीमॉर्फ के रूप में हम लोगों को मिल रहे हैं, जिसकी कंपोजिशन तो SiO2 है, लेकिन इसके जो जो क्रिस्टल जो है वो अलग अलग उसमें फेसेस हैं।